बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा, पूरा दिन भी अच्छा गुजरेगा। दिन अच्छा गुजारने के लिए बारहा मैं यही आप लोगों को कहती हूँ, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान करें। जब आप अपनी चीज़ें अच्छी तरह से प्लान करते हैं, सारे काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं, तो आपका दिन खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। खैर जी, आज डेट है 15 सितंबर और हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आज बर्थडे भी है। हमारी प्रोड्यूसर आयशा जो हैं, उनकी आज सालगिरह है। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते भी हैं सीमल हाशमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी भी बर्थडे है। तो दोनों को जी विश यू हैप्पी बर्थडे। आयशा, आप हमेशा खुश रहें और आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरे, आपकी आने वाली ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और सीमल के लिए हैं। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो कि ज़िंदगी में जो है वो खुशियां मज़ीद भर देती हैं, रंग भर देती हैं। तो जी सभी लोग जिनकी इनके अलावा भी आज बर्थडे है, उनको भी हैप्पी बर्थडे। तो आज के शो का हम आगाज़ करने वाले हैं, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देते हैं, हमारे पास अपडेट आई है कोविड की। कोरोना के वार जारी हैं, मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई है। शहर में मुहलिक वायरस 12 जिंदगियां निगल गया है। कोरोना वायरस के नए केसेस जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। 589 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आज की टॉप स्टोरीज, पहली खबर, लाहौर समेत पंजाब के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोलने का ऐलान। मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी। गरीब के लिए अपने आशियाने की तामीर इम्तिहान बन गई। सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी की कीमतों में 35% तक इजाफा। चिंची रिक्शों के मयार पर कानून बनेगा। टास्क रोड सेफ अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। तहकीकाती मकालाजात में चरबासाजी पकड़ना अब जामियात के लिए मुश्किल हो गया। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का। दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। अभी मैंने अपडेट शेयर की जिसके मुताबिक हमने बताया कि जी कितने केसेस जो हैं वो हर रोज़ के रिपोर्टर हैं। 589 केसेस, ऑलमोस्ट 600, पॉजिटिविटी रेशो 11% और केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 अफराद ज़िंदगी की बाजी आ रही है। उस पर कल जो हमने फैसले देखे, पहली खबर हमारी है तालीमी इदारे खुल जाएंगे, मार्केटें रात 10 बजे तक, इंडोर तकरीबात की भी इजाज़त होगी। कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो आयशा को सालगिरह मुबारक। बहुत ज़रूरी है कहना, हर लम्हा हर रोज़ हमारे साथ बड़ा अच्छा प्रोग्राम वो करती हैं। ज़ाहिर बात है प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी उन पे होती है। ये तो अच्छी बात से आगाज़ है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जो फ़िक्रमंदी वाली बात है। और फ़िक्रमंदी वाली बात ये है कि हम पूरी दुनिया के साथ चल तो रहे हैं कोरोना को लेके, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और आप पर जो आयद होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, जिसकी वजह से हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद एक नई पाबंदी की तरफ चले जाते हैं। और आपने देखा कि हम ये पाबंदी से निकल नहीं पा रहे। अच्छा, मुझे पाबंदी की भी ना कुछ मुझे लगता है नए एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं हम लोग। हमारी पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ इतनी फ्लक्चुएट होती हैं कि रोज़ एक नई पॉलिसी बनती है, रोज़ उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आप पाबंदी उठा रहे होते हैं, फिर 4-5 अजला को एक्सपेरिमेंटल के तौर पर आप उनको फिर क्लोज़ कर देते हैं। ये जो रेपिडेटली एक्सरसाइज है ना, ये समझ से बाहर है। बजाय कि आप 100% टेस्ट कंडक्ट करा के पूरी एक्सरसाइज करें और उसकी बुनियाद पर फैसला करें कि आपने किस ज़िले के साथ, किस शहर के साथ क्या सलूक करना है। और अगर वहाँ पे कोविड बढ़ रहा है और वहाँ पे केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ के हेल्थ सिस्टम पे बोझ बढ़ रहा है, तो उसकी वजूहात क्या है, उसको भी तो काउंटर करना है ना। सिर्फ ये तो नहीं देखना कि हमने पाबंदियाँ लगा दी और हफ्ते 10 दिन के बाद देखा अगर रेशो कम नज़र आई, लोगों से इधर उधर की बात सुनी और उसके बाद उस शहर को खोल दिया। ऐसे नहीं होता। आपकी पूरा एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उसके बाद आपने अपने सिस्टम को भी ठीक करना होता है, आपने अपने हेल्थ सिस्टम के मुताबिक चीज़ों को अपडेट करना होता है, आपने ये भी चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके पास वेंटिलेटर, बेड्स, डॉक्टर, स्टाफ, जितना भी आपके पास पैरामेडिक्स है वो मौजूद है कि नहीं है। अब हमारे पास हालात ये हैं
कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, माजरत के साथ हमें नहीं पता लग रहा कि बच्चों के स्कूल खुलने हैं नहीं खुलने हैं, जिम्नेजियम बंद करने हैं नहीं करने हैं, हमारा आगे क्रिकेट मैच आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट लाहौर में, उसके लिए क्या हंगामी तौर पे करने की ज़रूरत है, कौन लोग आ सकेंगे, कितनी सीटें भरनी हैं, कितने पेविलियन में बिठाना है, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग इस वक्त ज़रूरी है। और हालात ये हैं कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि पंजाब को तो चलो इन्होंने कहा जी कि हम खोल रहे हैं, लेकिन लाहौर के बारे में क्या फैसला कर रहे हैं, वो कोई आपने किसी से क्लियर स्टेटमेंट सुनी है इनकी कि लाहौर के बारे में क्या हिदायत है। और रात आपने देखा कि हम रिपोर्ट कर रहे थे कि कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी किस तरह से लारी अड्डों पे की जा रही है, किस तरह से बस स्टॉप्स पे की जा रही है, और बसों के अंदर जो इंटरसिटी ट्रैवलिंग हो रही है उसमें किस तरह इस कोविड SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, आपकी RTA रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो कहीं नहीं है, तो फिर ये वायलेशंस तो होनी है, और वायलेशंस जब तक आप नहीं काबू करेंगे आपको हर दूसरे तीसरे दिन अच्छा एक जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाना चाहिए जब आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। मैंने तो जी जब ये आपने पाबंदियां आयद की हैं तब भी मैंने लोगों को इन पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते देखा है। आप एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पर थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन किया, स्कूल बंद किए, और उसके बाद लोग अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप उसका जायजा भी नहीं ले रहे हैं। 10 दिन बाद आप दोबारा से स्कूल ओपन कर रहे हैं। ये चीजें सिर्फ हम तजुर्बात में से गुजर रहे हैं। मुझे हैरान हूँ कि अगर आपने यही करना है तो फिर लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ दें। हाँ। अगर आपने यही करना है कि जी हमारी तरफ से पाबंदियां लगा दी गई हैं, अब कोई अमल करे ना करे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नहीं है, अगर इसी तरह हाथ खड़े करने हैं तो आप फिर अमेरिका वाले और अब जो इंग्लैंड में हुआ है कि उन्होंने सोशल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी, आप उस मॉडल पे चले जाएं। बिल्कुल ऐसे। और अगर नहीं आप समझते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन अभी 100% नहीं हुई, जो वैक्सीनेशन के अहदाफ थे जो हम पूरे नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो पूरी तरह नहीं दे पाई या लोगों ने उसको गैर जिम्मेदाराना तौर पर वैक्सीनेशन लगवाने का गवारा ही नहीं किया, ये दोनों वजूहत हैं। हमने वो फैक्टर भी देखना है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम किसी भी शहर को कह सकें कि जी हम तो 100% वैक्सीनेटेड है। पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है जो 100% तो बहुत दूर की बात, 70 से 80% ही वैक्सीनेटेड हो जाए। हाँ, इस्लामाबाद दावा कर रहा है कि जी वो 100% वैक्सीनेटेड हो गया है, जो कि हमें करना चाहिए था। हम उससे पहले एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके थे, हमारे पास 40 वैक्सीनेशन सेंटर थे, हमारे पास ड्राइव थ्रू थे, हमारे पास वॉकिंग थे, हमारे पास जो सेक्रेटोरियल किस्म की वैक्सीनेशन थी लोगों के, उनके दहलीज पे जाके हमने स्टार्ट कर दी थी। अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम 100% क्यों नहीं अचीव कर सके, क्यों नहीं अचीव कर हमारे सके। पास तो इतनी बड़ी एक अभी अपडेट मुझे शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, हम 100% ये वाला टारगेट तो अचीव नहीं कर सके, लेकिन जो कर सके हैं वो है जी इंतहाई कि किस तरह से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सरिये की कीमत में आज सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी की कीमतों में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, पता नहीं सस्ता क्या हो रहा है। हम फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर है जी गरीब के लिए अपने आशियाने की तामीर इम्तिहान बन गई। गरीब के तो पता नहीं कितने इम्तिहान लेने हैं, आशियाना तो तामीर करने के बारे में गरीब सोच ही नहीं सकता है। इम्तिहान की तो फिर बंदा कोई तैयारी कर लेता है ना, यहाँ पे तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि आपने हर रोज़ आपने दालें महंगी करनी है, सब्जियां महंगी करनी है। अभी आपको खुशखबरी मिल जाएगी कुछ ही देर में, पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। तो अगर इस तरह से महंगाई का एक तूफान रहेगा तो घर बनाना तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। कल हमने सरिये की कीमत की बात की, सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी की कीमतों में 35% तक इजाफा हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, इकट्ठा 35%। क्या हो रहा है ये दुरे नायाब? इम्तिहान की बात कर रही हैं, ये इम्तिहान जो है ओवरऑल आम शहरी पे है। इम्तिहान की तो कोई अच्छी तैयारी करे तो पास हो जाए। आप देखें बजरी, सीमेंट और ये जितना भी लोहा महंगा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ आम शहरी पे नहीं है, इसका सरकार के ऊपर खुद भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जितने प्रोजेक्ट सरकारी स्टार्ट हुए हैं, 4-4, 5-5 अरब रुपए उनमें इजाफा सिर्फ इसी कॉस्ट की वजह से हो गया है कि ये इतना मटेरियल महंगा हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर था उसको बड़ी रिलीफ देने की बातें करते हैं। वो जो कहते हैं आप उल्ट मान लिया करें। मैंने तो देखें कई दफ़ा ये बातें की हैं कि एक्चुअली जो वो कह रहे हो तो उसके बाद आप थोड़ा सा घबराया करें, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो हैं वो जो ग्राउंड होता है उससे फैक्चुअल जो है वो दूर होती है। कल मेरा एक दोस्त था, बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है, उसने मुझे एक और फैक्टर समझाया। उसने कहा जी कि लोग खुश हो रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी महंगी हो रही है और हमारा प्लॉट अगर फ़र्ज़ करें से 50 लाख का था तो वो 1 करोड़ का हो गया, लेकिन जो पैसे की डेप्रिसिएशन है
जो पैसे की गिरावट है वो कोई चेक नहीं कर रहा कि हमारा वही करोड़ जो था वो 50 लाख रह गया, तो हमारी प्रॉपर्टी तो वहीं खड़ी होगी, तो भाई किस चीज़ की तालियां बजा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और मैंने कई घंटे इस पर सोचा, बहुत सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया। वाकई आपने जितना भी रेस किया कारोबार में, चाहे आपकी प्रॉपर्टी में, चाहे किसी भी सरमाए की सूरत में, आपकी वैल्यू आधी रहेगी। और जो डॉलर आपके साथ करने जा रहा है, मेरा ख्याल है वो आधे से भी आधा रह जाएगा। कर दिया सतह पर पहुंच। अब हम जो खुशियां मना रहे हैं ना जी कि हमने रियल स्टेट में बड़े लोगों को खींच लिया, पूरी दुनिया से सरमाया आ रहा है, पाकिस्तान में रियल स्टेट बहुत ऊपर जा रही है, तो आपका पैसा जो लाख रुपया था वो 50,000 रह गया, उसका कौन जिम्मेदार है? और आपने जितना गेन किया आप वापस वहीं पे आके खड़े हो गए डॉलर की ऊपर जाने की वजह से। अब ये तो एक फैक्टर हो गया। उसके बाद आपकी महंगाई, आपकी तमाम तर खाने पीने की अशिया, आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम महंगी हो गई। उसका इम्पैक्ट बराह रास्त आम शहरी पे है। और नया पाकिस्तान हम तो बना ना सके, नए शहर आबाद ना हो सके, नए घर ना बन सके, गरीब को उसका आशियाना मिल नहीं सका, लेकिन जो गरीब अपना आशियाना बना रहा चाह रहा था ना, वो भी अब फारिग हो गया, वो नहीं बना पाएगा। इसका इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ है कि 5 मरले का घर जो पहले कभी 15 से 20 लाख के अंदर भी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता था, फिर एक वक्त आया कि 30 लाख के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है, आज 45 लाख रुपए के अंदर भी ग्रे स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो रहा। और ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग के बाद कहाँ चली गई? फिर बात तो वही आ गई, आपको तो 5 मरले का घर करोड़ रुपए में पड़ गया, आपने प्लॉट भी लेना है, 50 लाख के ऊपर कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग भी करानी है, आपको करोड़ रुपए का पड़ गया। और आप अगर बैंक प्लेज की तरफ करने जाते हैं तो वो आपको इतने पैसे प्लेज करने की नज़र में 20 साल वाला जो फार्मूला वो देते नहीं है, और जिसको वो देते हैं वो उतनी हैसियत रखता है कि उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वो रियलिटीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर को बताने की ज़रूरत है, या उनको पता है या उनको बताया नहीं जा रहा। ये बताने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि चले हम अच्छी तरह बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो कहा जाता है ना कि जी हम तो टॉन्ट ही करते हैं, हम अच्छी बात कर लेते हैं कि भाई उनको बताएं जाके कि कोई नहीं ले पा रहा, कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा। आपका नया पाकिस्तान तकरीबन जो नए घर हैं, नया आशियाने हैं आपके नए, वो डूबने के करीब खड़े हैं। और एलडीए ने जो अपार्टमेंट्स बनाए थे, ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइम मिनिस्टर जब से करके गए हैं, मेरा ख्याल है वहाँ पे दीवार भी नहीं बन सकी। और इसको भी मैं फॉलो करूँगा आइंदा एक आध दिन में कि क्या हुआ वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। इस तरह के अगर काम करने हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब के जो वो नैब ज़दा आशियाने थे, फिर मैं तो समझूंगा कम से कम वो खड़े तो हो गए ना, कम से कम बेहतर थे। बिल्कुल आप ठीक है, वो नैब में चला गया केस, ठीक है, जिसने पैसा लूटा आप उसको कटहरे में लाए, जो इल्जामात है वो साबित करे, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ दे तो गए। आज वहाँ पे 400-500 के करीब जो है वो हाउसिंग यूनिट्स तो मौजूद हैं, ठीक है, वो नैब में भुगत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपनी जगह केसेस चल रहे हैं, लेकिन डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। डिलीवर क्या कर रहे हैं आप 3.5 साल के करीब होने के करीब आ गए। हम 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर तकरीबात करने से अगर बाहर निकल आए तो अब हमें अगले 2 साल पे भी बता दें कि हमारे साथ क्या करना है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल में तो हर हुकूमत ये रिलीफ देने की तरफ जाती थी कि जी 2 साल रह गए हैं, अब हम आपको रिलीफ देंगे ताकि अगले इलेक्शन में हम लड़ सकें, लेकिन हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अब मैं फिर अपनी वही बात पे आऊँगा जो मैंने आपसे बहुत अरसे पहले, या तो इनको किसी ने कह दिया है कि जी अगले 5 साल आप ही हैं, आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लीज़ ना कहिए, आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के ब्लेंडर्स होते हैं। हाँ। अगर आपको लग रहा है कि हमने ये वॉल्टन कंटोनमेंट और कंटोनमेंट बोर्ड वाले से सबक सीखना है तो फिर आपको परफॉर्म करना है। वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आज इसी गुस्से में आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है कि गुस्सा कर लें आज, क्योंकि ये एक ना आम बंदे का, एक गरीब आदमी के कथारसिस हैं जो इलेक्शन की नज़र से हुए हैं। अब इसमें अगर आप कहें जी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा तो ख्याल है कि इस पे कोई जवाब नहीं बनता, और ओपोजिशन तो इसलिए भी नहीं कहेगी कि सारे रिजल्ट्स ही फेवरेबल उनके हक में गए, लेकिन जो आम आदमी है, जो आम शहरी है, जिसने अपने गम और गुस्से का इजहार किया महंगाई की सूरत में, वो आपके सामने आ रहा है। और महंगाई ऐसा फैक्टर है कि ना महंगाई ले बैठती है किसी भी सरकार को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी ब्यूरोक्रेसी को और किसी भी शख्स को। बिल्कुल, कहीं महंगाई जगह ऐसी हो ना कि महंगाई नहीं है, इस सेक्टर में महंगाई नहीं है। आपके खाने पीने की अशिया, इस्तेमाल की अशिया, आप पेट्रोल की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, देखें आटा 875 से 1200 पे पहुंच गया। आपका जो ऑयल था खाने पीने का वो ₹250 रुपए से 350 क्रॉस कर गया। आपकी दालें जो 100 रुपए होती थी वो 200 के करीब लग गई। आपके जो अंडे, टमाटर, प्याज, किस किस चीज़ की बात करें, इतनी इन्फ्लेशन, और समटाइम 100% इन्फ्लेशन हो गई। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि जिसकी तनख्वाह बेचारे की 10,000 थी, 20,000 थी, प्राइवेट नौकरी कर रहा था, ग्रेड 1 से 4 के स्केल की नौकरी कर रहा था, वो क्या करेगा? आपके पास तो बड़ा अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दावा कि लोगों ने रिकॉर्ड गाड़ियां खरीदी, लोगों का मयार जिंदगी बुलंद हो गया है,
तनख्वाहें बेचारे लोगों की कम हो गई हैं, नौकरियां चले गई। वो दावा भी मैं आपको बता दूं कि वो गाड़ियां भी आम लोगों ने नहीं खरीदी, वो इन्वेस्टर्स ने खरीदी हैं। एक एक इन्वेस्टर 50-50 गाड़ियां, 30-30, 40-40 गाड़ियां बुक करा के उसके ऊपर ओन इकट्ठा कर रहा है। और वो ओन की एक जो ब्लैक मार्केट है, जिसको बंद करने के भी प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे थे, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। फिर जितने ये गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनको लगाम डालने की बात की जा रही थी, वो नहीं हो सकी। फिर जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया, उसके इव्ज में हमें क्या मिला आप ये बता दें। उसके बदले में आम बंदे को या गाड़ी लेने वाले को क्या मिला? आपकी छोटी सी गाड़ी भी जो है वो 14-15 लाख पे पहुंच गई, जो कभी 6-7 लाख रुपए की हुआ करती थी। अब इतना ज़्यादा जो रेट का डिफरेंस आया वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं हो सकी। और उसके बाद आपकी महंगाई इस हद तक खौफनाक हद तक ऊपर जा रही है कि मुझे नहीं समझ आता कि आम बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। आप अरकान असम्बली की बात करते हैं, आप पार्लियामेंटेरियंस की 10% तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, आप ऐसी तजवीज़ देते हैं और लोगों के लिए क्या है 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की तजवीज़, आटा बढ़ाने की तजवीज़, चीनी बढ़ाने की तजवीज़, गंदम रोटी हर चीज़ इनके मुंह से छीनने की तजवीज़। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इम्बैलेंस और किसी भी सियासी सूरत हाल का अच्छा पस मंज़र नहीं है। और हुकूमत के इख्तिताम पे मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो भी फैसला हो मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन ये वो इशारे नहीं हैं, ये वो सिम्टम्स, वो ये सिंबल्स नहीं है कि कोई भी हुकूमत अगली हुकूमत बनाने की तरफ जा रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन दावा तो यही वो कर रहे हैं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फ़िलहाल जो गरीब है उसकी सुनवाई कहीं नहीं है, वो मज़ीद जो है वो गुर्बत की तरफ जा रहा है। और पता नहीं जो हुकूमती वज़रा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो इशारे बताते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, वो हमारी समझ से बाहर है। अगली खबर की तरफ आएंगे। चिंची रिक्शों के मैयार पर कानून बनेगा और इस पर क्या कानून बनाने जा रहे हैं, ये वैसे बहुत मुश्किल अमल है, कैसे बनाया जाएगा इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब हम शामिल करने वाले हैं जी अपनी अगली खबर। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। चिंची रिक्शों के मैयार पर कानून बनेगा और टास्क जो है ये सिर्फ सिटी के सपोर्ट किया गया है। कैसे देखते हैं दुरे नायाब आप? मेरा ख्याल है कि चिंची रिक्शों की वजह से जिन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और जिन कवानीन को ख़राब किया गया, पहले तो उसको देखना चाहिए कि जिन रोड्स पे रोड सेफ्टी के इश्यूज़ थे और रोड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जहाँ चिंची का नहीं आना चाहिए था, उन रोड्स पे भी चिंची आ गई। आपकी तमाम मॉडल रोड्स पे चिंचियाँ रिक्शे आ गए, आपके तमाम वीआईपी रूट्स पे आ गए। लेकिन बज़ाहिर इस पे पाबंदी लगाई गई है, बज़ाहिर पाबंदी लगाई गई। अब ये भी था कि बज़ाहिर तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन वो आपके तमाम वीआईपी रूट्स पे, तमाम आपकी वीवीआईपी मूवमेंट के एरियाज़ में और तमाम मॉडल रोड जो 10 से 12 डिक्लेयर की गई थी उस पर आपको धड़ाधड़ नज़र आती है। अच्छा, वहीं पे चिंची चल रही होती हैं, वहीं पे आपकी बसें चल रही होती हैं, वहीं पे आपकी मेट्रो चल रही होती है और उसी के ऊपर ऑरेंज लाइन चल रही होती है। मज़े की बात है कि आप किसी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को कामयाब बनाने के लिए करते क्या है, अगर आपकी मास ट्रांजिट आ गई है तो वहाँ से आपको लोकल बसेस को हटाना होता है और उनको किसी और रूट्स पे शिफ्ट करना होता है। उसके साथ साथ लोकल ट्रांसपोर्ट जितनी होती है उसको आपको भी दूसरे रूट्स पे शिफ्ट करना होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मास ट्रांजिट को अपनाएं, आपकी ऑरेंज लाइन पे सफ़र करें, आपकी मेट्रो बस पे सफ़र करें। लेकिन हमने तमाम मौके दे दिए। हमने तजावीज़ भी सुनी है कि जिन रूट्स पे ये चल रही हैं बसें वहाँ पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मास्टर प्लान के अंदर, ये मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मास्टर प्लान के अंदर ये तजावीज़ रखी गई थी। यही वजह है कि आज तक आपकी ऑरेंज लाइन की जो डेली राइडरशिप है वो लाख को मुश्किल छू पाई है, जहाँ पे हमने 2.5 से 3 लाख का राइडरशिप का एक अंदाज़ा लगाया था। तो आप जब नीचे लोकल ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं करेंगे, जिन्होंने आपकी रोड्स का हुस्न ख़राब कर दिया, आपकी जो रेगुलर ट्रैफिक है उसको बर्बाद कर दिया, जगह जगह तजावज़ात का सबब बन गए और जहाँ पे ये चिंची रिक्शे के स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे सड़क स्क्वीज़ होके बहुत बारीक बोतल की तरह जो है वहाँ से होती है और पीछे लाइनें लगी होती हैं। तो ये भी एक हल है। ठीक है, जहाँ पे आपके मतवसत इलाके हैं, डिप्राइव्ड एरिया है, आप वहाँ पे चिंची चलाएं। जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं करते, 10-10, 20-20 रुपये अफोर्ड करते हैं, आप वहाँ पे चलाएं।
जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप वहाँ पे चलाएं, इनको शिफ्ट कर दें। लेकिन इनको शहरी इलाकों से जो अब तकरीबन मॉडिफाइड हो चुके हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ चुके हैं, वहाँ से निकालना ज़रूरी है। अब कानून भी बन जाएगा जी, कानून जितने हमने बना दिए हैं ना इस दौरे हुकूमत में, कानूनों की कमी नहीं है, कानून भी बन जाएगा। लेकिन कानून पे कौन से रिकॉर्ड बने। अच्छा जी, कानून भी बन गया जी, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी? वही इम्प्लीमेंटेशन होगी जो कोविड वाली हो रही है। आपने 50% जो है मुसाफिरों को इजाज़त दी है इंटरसिटी पे और अंदर जो है ना वो खचाखच लोग बड़े हुए हैं। आपने मोटरवे पे या हाईवेज़ पे रोका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, लोग प्राइवेट बसेस करा के, प्राइवेट कोस्टर्स करा के, प्राइवेट रूट डिक्लेयर करवा के वो लाहौर टू इस्लामाबाद और लाहौर टू मुल्तान ट्रेवल किए जा रहे हैं। देखिए, आप कानून तो है लेकिन कानून को बाईपास भी आप कर रहे हैं, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं है। और यही हाल अगर आपका लाहौर के शहर होता है, चिंची रिक्शों के साथ होता है, तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। चिंची रिक्शे का एक और भी इशू है, मैं थोड़ी सी बात तवील कर गया हूँ, कि छोटे बच्चे भी आपको चिंची रिक्शे चलाते नजर आते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। आपको ऐसे बच्चे, और मैंने तो बहुत खतरनाक खौफनाक एक्सीडेंट देखे हैं। मैंने भी अपने सामने छोटे छोटे बच्चों को चलाते हुए, क्योंकि चिंची जो है ना मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब वो आप चलाते हैं ना तो वो एक तरफ वजन उसका खींचता है, तो वो बच्चे जो है ना वो उसको हैंडल नहीं कर पाते और या वो किसी चीज़ में टकरा जाते हैं, या ग्रीन बेल्ट पर चढ़ जाते हैं, या कर्व स्टोन से टकरा जाते हैं, या किसी मोटरसाइकिल गाड़ी से लग जाते हैं। ये बहुत बुरा फैक्टर है। आप उसके लिए क्या कर सकें? जगह जगह वार्डन देखें इस तरह खड़े हैं जिस तरह वो बरसात के अंदर जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं ना, उस तरह खड़े हैं, लेकिन आपकी ये वायलेशंस जो हैं चिंची रिक्शों वाली वो काबू नहीं आ रही। हाँ, उनको ये पता है कि हमने रोक के चलान पे चलान करने हैं, हमने जो है सेफ सिटी के जरिए चलानों की बाहर कर दी। ये चीज़ें आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, क्योंकि ये बेहंगम ट्रैफिक के लिए बार बार इसको पॉइंट आउट किया गया, पोल्यूशन की बात हुई, पॉइंट आउट किया गया, कम उम्र ड्राइवर्स की बात हुई, इसको पॉइंट आउट किया गया, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि इस पर जो है वो काबू पाया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना काबू पाया देखा, और मैंने जब ये CTO कैप्टन सुहेल चौधरी थे, अब DIG ऑपरेशन है, मैंने उस दौर में थोड़ा सा बेहतर देखा, क्योंकि वो एक सख्त अफसर भी थे, और उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो कैंपेन स्टार्ट की थी ना, उस पर बड़े ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स आए थे। और जो बच्चे पकड़े जाते ना तो फिर वालिदैन ही लेके आते थे उनको घर, और जिस तरह हमारे पंजाबी रिवायती वालिदैन होते हैं जो खातर मदारत करके बच्चों को एक दफ़ा घर लाते थे ना, तो उसके बाद आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिलते थे और मिलना शुरू हो गए थे, फिर 12 उनकी ट्रांसफ़र हो गई। वो एक ऐसा दौर था कि जब मैंने ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा, कैप्टन मुबीन शहीद साहब, उनके दौर में बेहतरीन ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ हम जा रहे थे, उन्होंने बहुत सारी तजावीज़ दी और वो खुद सड़कों पे खड़े होकर वहाँ पे खड़े हो जाते थे। अब भी बहुत अच्छे असरात होंगे, मैंने उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं किया, लेकिन वो दो दौर अच्छे थे, मुझे याद है कैप्टन सुहेल चौधरी साहब का और कैप्टन मुबीन शहीद साहब का, इनके दौर अच्छे थे। खास तौर पे कम उम्र ड्राइवरों को, ख़ास तौर पे जो ऐसे व्हीकल्स जो आपके माहौल दोस्त नहीं हैं और आपकी रनिंग ट्रैफिक के लिए ख़तरात हैं, उनके लिए भी रोकथाम के लिए बहुत काम किए गए। लेकिन अब कानून तो बनाए जा रहे हैं, बनाए भी जाएंगे, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। चलें जी, हम दुआई कर सकते हैं कि इन कवानीन को कागज़ों की हद तक या बातों की हद तक या अखबारात की जीनत सिर्फ ना बनाया जाए, इन पर इम्प्लीमेंट भी हो। अगली खबर है, तहकीकी मकालाजात में चरबासाजी पकड़ना अब जामियात के लिए मुश्किल हो गया। किस तरह से, इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि तहकीकी मकालाजात में चरबासाजी पकड़ना अब जामियात के लिए मुश्किल हो गया। आई डोंट थिंक सो कि अब कोई काम मुश्किल रह गया है दुर्रे नायाब। मेरा ख्याल है मुश्किल सिर्फ अब सांस लेना रह गया है और उसके अलावा तो हर चीज़ें आसान कर दी गई है। ये भी एक देखें ना, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का काम था कि आप प्लेजरिज्म को ख़त्म करते थे और हर टीचर, हर सुपरवाइज़र के पास वो सॉफ्टवेयर होता था जिसके अंदर आपका तमाम तर जो डाटा था, तमाम तर रिसर्च मटेरियल था, उसको उसके अंदर डाल के ये चेक किया जाता था कि क्या कहीं किसी वेबसाइट से, क्या कहीं किसी और प्रीवियस रिसर्च पेपर से, किसी बुक से कॉपी तो नहीं किया गया। अब अगर उसकी सस्पेंशन भी हो गई है और वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि पहले कोविड की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ चले गए थे और उनको ज़बरदस्ती पास करके एवरेज नंबर दे के आगे चलाया जा रहा था। तो अब इससे भी जो हाई अपर्स पे हमारे हैं, जिस तरह स्कॉलर्स हैं, PhD के हैं, आपके MPhil के स्कॉलर्स हैं,
उनको भी क्या, अब आप इसी किस्म की एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि उनको मेहनत के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, उनको टफ टाइम ही नहीं मिला करेगा। समझ से बाहर होता जा रहा है कि हमारा ये तालीमी निज़ाम कहाँ हम तो यकसा तालीमी निसाब की बात करते थे, हमने यकसा डिग्रियां देने की बात तो नहीं की कि हमने अगर 50 बंदे एनरोल्ड हुए हैं तो 50 के 50 ही PhD बना देने हैं, और अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा डिग्रीज होंगी उतनी ज़्यादा हमने बांट देनी है। ये तो डिग्रियां बांटने वाला काम है अगर ऐसे किया जा रहा है। आप एजुकेशन में इंटरनेशनल लेवल की, इंटरनेशनल कंपटीशन की एजुकेशन जिसमें आपका O लेवल है, A लेवल है, आपकी कैम्ब्रिज एजुकेशन है, आपका MPhil है, आपकी PhD है, अगर इस पर कंपटीशन ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे बच्चों को टफ टाइम नहीं देंगे तो बच्चे क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपका चले मैट्रिक तक तो समझ आता है, आपका स्कूल एजुकेशन भी समझ आती है, आपकी इंटरमीडिएट एजुकेशन भी समझ आती है, आपको मैट्रिक में भी नहीं करना चाहिए। चले हम मौजूदा हालात में कंपैरिजन करते हैं ना कि आपने कर दिया, आपने मैट्रिक में तमाम बच्चों को पास करने का फैसला कर लिया और मौजूदा हालात में आपने ये देखा कि जी यही बेहतर है वरना बच्चे तालीमी साल में पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, MPhil और PhD, जहाँ पे लोगों का कोर्स वर्क 6-6 साल भी चलता है और उसके बाद भी उनको PhD डिग्री नहीं दी जाती, उनके मकाला जात इस काबिल नहीं होते, उनके रिसर्च पेपर्स इस हद तक काबिल अमल और हकीकी बुनियादों पे नहीं समझे जाते कि उनको PhD की डॉक्टरेट की डिग्री दे दी जाए, जो कि मेरा ख्याल है तलीमी मैदान में सबसे बड़ी डिग्री समझी जाती है, तसव्वुर की जाती है। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? अब सॉफ्टवेयर सस्पेंशन की क्या वजूहात हैं, क्या उसके पीछे मामलात बताए जा रहे हैं, इसका तो हायर एजुकेशन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। जामियात से तमाम तर जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए, वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी चाहिए, पूछना चाहिए। ये तो एक हंगामी मामलात का मसला ये है कि अगर दुश्मन आपको हंगामी मामला समझा ही नहीं जा रहा, आपका अगर दुश्मन सर पे आके बैठ जाए तो क्या आप सोचेंगे कि अब क्या करना है? भाई आपके एजुकेशन में ये वही हंगामी हैसियत इस वक्त मौजूद है जो किसी भी सूरत में आपके निज़ाम को दिफा करने वाली हैसियत रखती है। आपका एजुकेशन सिस्टम का जो अपर लेवल एजुकेशन सिस्टम का दिफाई निज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। आपको इसको इस तरह समझना चाहिए कि आप अपने उस दिफाई सिस्टम से हाथ धो बैठे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने हाथों से ख़त्म किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ माफिया है, बीच में अंदर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, लोग बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको PhD की डिग्री हासिल करने में शायद मुश्किलात थी, मे भी अल्लाह जानता है। हम तो एक बात ही कर सकते हैं कि वक्ती तौर पे जिस तरह होता नहीं था कि गाड़ियों के एमनेस्टी लिया है और कस्टम नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ हैं एक वक्ती तौर पे एमनेस्टी उठाई आपने और उठा के आपने अल्लाह के फजल से वो गाड़ियाँ पास की और आगे चले गए। तो ये भी हो सकता है कि एजुकेशन में भी शायद अल्लाह जानता है कोई एमनेस्टी ला रहे हैं और किसी को PhD और MPhil की डिग्रियाँ बांटनी है, तो ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन इसकी नवाजिशात भी हो सकती हैं। खैर, शाहकाम चौक फ्लाईओवर की हम बात करें, बासत की नाराजी पर सेक्शन 6 का नफाज कहाँ तक पहुँचा है दुरे नायाब? ये देखें जी 22 मार्च 2022 का मनसूबा है, लेकिन अगर अब बात की जाए तो हम करीब पहुंच चुके हैं और NLC जो कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है सिर्फ लैंड एक्विजिशन ना होने की वजह से रुकावटें हैं, वरना जितनी लैंड आपके पास थी 130 में से 90 पाइल्स जो है मुकम्मल की जा चुकी हैं। अगर बाकी लैंड भी आज मिलती है तो अगली पाइलें भी चंद दिनों की बात है। इसी तरह जो ब्रिजेस बनाए जाने थे, 2 लाहौर केनाल पे बनने थे, 2 रोही नाले पे बनने थे, वो ब्रिजेस पे तकरीबन पाइलें मुकम्मल हो चुकी हैं। आधा काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट। गर्डर्स अगर आप जाएं तो जुबली टाउन और LD एवेन्यू 1 के अंदर खुले मैदानों पर इन्होंने गर्डर कास्ट कर लिए हैं और जितने अब ट्रांसम निकलने हैं नीचे से एक फूलों की कॉम्पलों की तरह ना ये ब्रिजेस निकलते हैं, अब वो निकलना शुरू हो गए हैं। कल जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे लिए भी ये अच्छी बात थी कि मैंने देखा कि काम तेज़ हो रहा है, लेकिन अब सेक्शन 6 चुके नाफिज हो चुका है। इसका प्रोसेस तकरीबन 1 महीने का होगा कि सेक्शन 9 तक आप अदायगियाँ कर दें और ज़मीन ले लें, फिर लोगों की जो रिजर्वेशन थी वो दूर की जा रही है। लैंड एक्विजिशन का अमल है वो उसके लिए कोई प्लान किया जा रहा है कि उसको भी जल्दी मुकम्मल करना हो तो अब तक जाना चाहिए था, लेकिन हम डिले हो गए उसके, और उसके डिले होने की वजह से लैंड अब अवेलेबल नहीं है मजीद कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अब क्या है कि इसमें जो ओल्ड डिफेंस रोड है जो रायविंड से आ रही है, शाकाम चौक को क्रॉस करके मुल्तान रोड की तरफ जाती है, उसकी रिहेबिलिटेशन है, उसकी एक्सपेंशन है, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। जब तक इनको लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा वो वहाँ पे रोड रिहेबिलिटेशन कर चुके होंगे। तो ये प्लानिंग तो बेहतर है, NLC है बेहतर काम करती है, NLC अगर इसको खींच भी लेगी। अब सवाल ये है कि सरकार ने कहा है कि जी 22 मार्च तो बहुत आगे की बात है, जो इंटरनल टारगेट हमारे उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से जो उन्होंने इफ्तिताह भी किया वहाँ पे दिया गया, वो इस रवा साल के इख्तिताम में, तो उसको मीटअप करते हैं कि नहीं करते, ये एक चैलेंज। काम की रफ्तार तो चल रही है, लेकिन अब ये चैलेंज भी है, देखते हैं कि जी काम जो मुकर्ररा डेट है उसमें मुकम्मल होता है या नहीं। नई बल्दियाती निज़ाम की बात करेंगे, मुस्लिम काफ का इत्तफाक,
मुश्तरका सिफारिशात तैयार की गई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से आज मुश्तरका इत्तेहादी कमेटी का इजलास तलब, दोनों जमातों की क़यादत का एक और मुज़ाकराती राउंड होगा। क्या होने जा रहा है मुज़ाकराती राउंड में दुरे नायाब? नहीं देखें, काफ लीग ने क्या कभी वज़ादारी के अलावा कोई काम किया? उन्होंने हमेशा वज़ादारी रखी, उन्होंने हर तरफ इत्तेहादी होने का सबूत दिया। और जितने एलिगेशन पीटीआई के अंदर से काफ लीग में लगाए गए, तो मैंने तो कई दफ़ा देखा है स्पीकर पंजाब असेंबली बेचारे खुद क्लियर कर रहे होते हैं कि भाई हमें तो एतमाद है पंजाब हुकूमत पे, हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम तो वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े हैं, हम पीटीआई गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो भाई हम पे क्यों शक किया जा रहा है? और ये इतने शरारती एलिमेंट होते हैं अंदर सियासत के अंदर कि वो हल्की सी एक चिंगारी भड़काते हैं और उसके बाद पूरा मैदान जला देते हैं। ऐसे ही तो काफ लीग को मैंने जितना भी देखा है वो वज़ादारी का सबूत दे रहे हैं। अभी भी पीटीआई की जितनी भी सिफारिशात थी उस पर मनोमान उन्होंने कहा होगा कि ठीक है हम बल्दियाती निज़ाम की तरफ चलते हैं, और बल्दियाती निज़ाम में जितनी मैं आपको बताऊँ काफ लीग की जड़ें मजबूत हैं। मैं समझता हूँ जब आप पीछे मुशर्रफ दौर का एरा देख लें, आप काफ लीग की उस वक्त की बल्दियाती निज़ाम की 10 साल चलाया, आप देखें उस वक्त कितना खूबसूरत और कितना स्ट्रॉन्ग मेयर सिस्टम था, आपने बेहतरीन तरीके से चलाया। तो जितना तजर्बा इस वक्त मुस्लिम लीग नून काफ को है, मुस्लिम लीग काफ को है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और बिलाशुबह ऐसे ही है जी। दुर्ने आप थैंक यू सो मच। वक्त का इफ्तिताही तकरीब के मनाजिर आपने देखे, हमने जाना है ब्रेक की तरफ। आप जानिए न्यूज़ हेडलाइंस, इसके बाद शो में एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं और हमारे पास हैं जी सबसे पहले कुछ मोबाइल के रेट्स। वीवो के आज मोबाइल हैं डिफरेंट, और सबसे पहले जी जो हम मोबाइल रेट आपको बताने जा रहे हैं वीवो V9 मोबाइल है, 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जी वीवो Y12 मोबाइल है और इसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम, 24,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। वीवो Y15 मोबाइल 25,999 रुपये इसकी प्राइस है। वीवो Y30 मोबाइल अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 27,999 रुपये की है। और ये चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद क्या होता है, जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है तो आप जितनी जल्दी जो चीज़ प्लान करते हैं ख़रीद लें, आपके लिए बेहतर होता है। अदरवाइज़ हर गुजरते दिन के साथ आप प्लान करते हैं आपने ये वाली चीज़ इतनी कीमत की लेनी है, आपको अगले दिन जाके मार्केट में पता चलता है जी उसकी कीमत में तो इजाफा हो गया है। खैर मोबाइल रेट आपके साथ शेयर कर दिए। शहर लाहौर अपनी सकाफत की वजह से पहचाना जाता है और हम अक्सर कहते हैं कि जी शहर लाहौर की कुछ ऐसी ख़ास जगह हैं जो कि हमारे शहर की पहचान है। अनारकली बाज़ार की अगर बात की जाए तो अपनी मिसाल आप है, मॉल रोड की बात की जाए इसको लाहौर का दिल कहा जाता है। तो अनारकली का जहां मैंने जिक्र किया, यहाँ पे एक टूरिस्ट स्ट्रीट है जिसको आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ हालात की तंगी की नज़र होती चली जा रही है ये टूरिस्ट स्ट्रीट की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अनारकली वो बाज़ार है जिसकी वाकई एक बहुत ज़बरदस्त तारीखी अहमियत, और यहाँ के अगर चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो ऑब्वियसली हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दावे सुनते हैं जी टूरिज़्म के फ़रोग के, वो भी धरे के धरे रह जाएंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते हैं जी आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाज़ार में। जी तो कुछ ब्रांड्स हैं जहां पर जी ऑफ लगी है। सबसे पहला ब्रांड खादी अप टू 50% ऑफ, आप खरीद सकते हैं जी 706 रुपये। इसके बाद जी मटन पर केजी अवेलेबल है 1435 रुपये में, और मटन मिल्स आपको मिलेगा पर केजी 1575 रुपये। चिकन के रेट क्या है, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 196 रुपये किलो में मार्केट से मिल सकती है, और इसका बना हुआ गोश्त 284 रुपये में मिलेगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं 179 रुपीज़ में। होलसेल पर अगर आप जाएंगे तो जी यहाँ से आप 2 रुपये अपने बचा सकते हैं और आप खरीद सकते हैं 177 रुपीज़ में। और इसके बाद गोरमे के रेट हैं जी हमारे पास, और गोरमे के रेट के मुताबिक 178 रुपये दर्जन में आप यहाँ से अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो हो गए जी तमाम
अगर आपने आज कुछ बनाना है, कौन सी चीज़ें आपको किस कीमत पर मिलेंगी, रेट्स आपके साथ शेयर कर दिए। अब करेंसी रेट्स की बात कर लेते हैं, इस पर भी उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। शामिल कर लेते हैं माल का हाल। सो लिस्ट शेयर करेंगे आपके साथ, एक नज़र डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट क्या हैं। जी, तो हमारे तमाम सेगमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं। हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। शहर का बड़ा हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल, जहां पर हम देखते हैं रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं जी इलाज मुआलजे के लिए। बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, बहुत सारे लोग इलाज मुआलजे की सहूलियात जो वहाँ पर दी जा रही हैं उस पर कहते हैं कि जी बड़ा हॉस्पिटल है। जब वो वहाँ जाते हैं मायूसी होती है, इंतज़ामात बेहतर नहीं होते, इमरजेंसी के लिफ्ट्स ख़राब होना, मशीनरी ख़राब होना, महंगी अद्वियात, महंगे टेस्ट। तो बड़े हस्पतालों में आवाम को रिलीफ दिया जाना असल मकसद है। क्या सूरत हाल है, इंतज़ामी मामलात किस तरह से चल रहे हैं, कोरोना पेशेंट की कितनी वहाँ पर तादाद है, अगर कोविड के पेशेंट वहाँ पर आते हैं, मुफ्त टेस्टिंग की सहूलत, इसके बाद हम बार बार जोर देते हैं वैक्सीनेशन पर, क्या वो सहूलत वहाँ पर मौजूद है, किस तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं। डेंगू का हमने कहा जी साथ साथ खतरा चल रहा है। तो ओवरऑल म्यू हॉस्पिटल के इंतजामात, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और मरीजों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है MS म्यू हॉस्पिटल मौजूद हैं जी। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया है अपने मेहमान को। खुशामदीद के लिए अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, म्यू हॉस्पिटल शहर का बड़ा अस्पताल है, माशाल्लाह से आप एज ए सरबराह इसको लेकर चल रहे हैं। ओवरऑल अगर एक ऑब्वियसली बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है, लोगों की शिकायत भी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, क्यों है ऐसा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चीज़ को एड्रेस करने की टाइम दिया। आपने इंट्रो में चंद चीज़ें बताई, मैं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला से डरते हुए आपसे एक चीज़ बताऊं कि इनमें से कोई भी चीज़, तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग असल में शिकायत तो करते रहते हैं, आपने जैसे फरमा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। मेडिसिन, अल्लाह के फजल से 100% मेडिसिन अवेलेबल इन हॉस्पिटल, एमरजेंसी, ICUs, इवन वार्ड्स। 5% का वार्ड्स में मैं एक हमेशा लेवरेज देता हूँ कि हमारी गलती भी हो सकती है, उसमें कोई इमीडिएट मेडिसिन चाहिए होती है जो एकदम हम शायद प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो पेशेंट परचेज़ कर लें, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन थिएटर्स हमारे अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। हमारे आर्थोपेडिक्स के इम्प्लांट्स वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली नी रिप्लेसमेंट, और हमारे बड़े रिनाउंड नाम है प्रोफेसर दिलावेज हैं जो इसको करते हैं, और वो भी और शोल्डर जो हमारा जॉइंट की रिप्लेसमेंट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। इसी तरह लैब के टेस्ट, जो मरीजों की शिकायत आती हैं वो क्या फिर रश ज़्यादा होने की वजह से, दबाव ज़्यादा होने की वजह से शिकायत आती हैं? आई एम सॉरी, लोग तो डॉक्टर्स के रवैयों की शिकायत। अच्छा देखिए, इसमें चंद चीज़ें नो डाउट हकायक पे तो मबनी है, इसमें 100% तो नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल ही फुल प्रूफ जैसा है। अब देखिए, मैं रश की आपको एग्जांपल दूंगा। यस्टरडे मेरे OPD में 4000 पेशेंट्स था। अच्छा, सिर्फ OPD में। और अगर हमने उनके साथ काउंट किए कि लोग कितने उनके साथ अंदर आए हैं जो उसके साथ कंपनी उनके थे लवाहिकीन, 16,000। तो अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ पर रश की सूरत हाल क्या होगी। अब हमारी लैब की भी ज़ाहिर फैसिलिटी, हमने 8-9 काउंटर्स बनाए हुए हैं इमरजेंसी में। पर्ची आप देख लीजिए, 10 काउंटर भी कैटर नहीं कर पाते, और हमने बेस्ट उनको प्रिंटर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स, ताकि एक निकलती चली जाए पर्ची, उसके बावजूद लाइनें लगी हुई हैं। टेस्टों का भी ऐसा ही है, टेस्ट 100% फ्री है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के। अब हमें एक और अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है कि हमने लेवल 3 की लैब भी अपने अंदर इस्टेब्लिश कर ली है, जिसकी आज या कल इंशाल्लाह इंस्पेक्शन हो जाएगी, मंजूरी वहाँ पे। पाँचों के पाँचों PCR टेस्ट ऑलमोस्ट फ्री होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप माशाल्लाह से इतना अच्छा नक्शा खींच रहे हैं, लोग जाते हैं कहते हैं जी उनको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेजा जाता है, फिर रश ज़्यादा होने की वजह से मिसमैनेजमेंट इसको फिर कहा जा सकता है? दो चीज़ें, मिसमैनेजमेंट डेफिनेटली हो सकती है। कुछ लोग हमारे अनपढ़ ज़्यादा होते हैं, हमने हर एक पे लगाया हुआ कि इस पे ये काउंटर पे ये बंदा है,
इस काउंटर पे ये मौजूद हों, लेकिन वहाँ पे होता ये है कि चूँकि काउंटर्स तो पढ़ नहीं सकते, गलत पे लाइन में लग गए, जब उस लाइन पे पहुँचते तो पता चलता है कि ये तो आपका काउंटर नहीं है। हाँ। उनको शिफ्ट कर दिया जाता है साथ वाले काउंटर पे, तो वाक़तन वो एक फर्स क्रिएट होती है। हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जहाँ रश ऑफ वर्क होगा वहाँ SOP नहीं चलते। सही। मैं यानी हाउस जॉब यही की, हमने ग्रेजुएशन भी, ये तो वो वाकई है, जब कैपेसिटी ज़्यादा हो तो हम OPD में जब ड्यूटीज़ करते थे तो शुरू के 5, 6, 10, 15 पेशेंट तो हम अच्छी तरह देख लेंगे। व्हेन 200 to 300 पेशेंट्स आर वेटिंग इन क्यू, आप देख लीजिए वहाँ पे क्या। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, फिर भी मैं डॉक्टर्स का रवैया, ऑब्वियसली इंसान बाज़ दफ़ा किसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन हम एड्रेस करते हैं। जिस तरह से आपने OPD में लोगों की तादाद बताई, लवाहिकीन की तादाद बताई, मुझे सिर्फ ये बता दें, जितनी मरीजों की बढ़ती हुई तादाद है उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्टर्स, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है। अच्छा। हमारे पास मेडिसिन की कमी नहीं है। आप देखिए 100, अच्छा OPD की मेडिसिन के बारे में आपको ये बता दूं कि OPD को हम 100% केटर नहीं कर सकते। ठीक है। हम इंडोर को 100% केटर, अल्लाह के फजल से, मैं अल्लाह ने मुझे जनाब में रखा सर्विसेज, अल्लाह ने ये चीज़ मुझे एजाज़ बख्शा सरकार के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने मेडिसिन 100% हमने प्रोवाइड की, और इसी तरह म्यो में भी। अब OPD में 100% तो मेडिसिन हम नहीं दे सकते, लेकिन एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल। जहाँ पे रश वर्क है वहाँ जाहिर है पेशेंट्स भी होते हैं, तंग भी होते हैं, परेशानी भी होती है। अब ऑर्थोपेडिक्स का आप OPD मान सकती है 400 पेशेंट्स पे होता है। अब हमारी सबसे हैवी उसकी जहाँ मेडिसिन में समटाइम्स 500 को क्रॉस कर जाते हैं, और वो जगह वही है। सही जगह हॉस्पिटल गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है। पहले मैं अब गवर्नमेंट्स के बारे में तो नहीं इसे कंपेयर करूंगा, लेकिन आज इस गवर्नमेंट स्पेशली क्योंकि मैडम यास्मीन राशिद साहब हमारी टीचर भी, हमारी लीडर भी नहीं, हमारी मेंटोर भी, वो इस सिस्टम को बड़ी अच्छी से समझती हैं। तो हॉस्पिटल्स तो बनने शुरू हो गए, लेकिन ज़ाहिर है एक वक्त लगेगा बेहतरी आने में, लेकिन अल्लाह का एक शुक्र है मेडिसिन वाइज, हमारे डिसिप्लिन वाइज। डॉक्टर साहब, मैं कुछ इंतजामी मामलात पे भी रोशनी डालना चाहूँगी। ये सब चीज़ें तो आप कह रहे हैं, आप दावा भी कर रहे हैं कि अच्छी चल रही हैं, लोग खुश भी हैं, मरीज़ों को वहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से देखभाल भी की जा रही है। इंतज़ामी मामलात की लोग कहते हैं कि जी सरकारी हॉस्पिटल में, ख़ास तौर पे म्यो में चले जाएं, जर्नल में चले जाएं, यहाँ पर इश्यूज़ ये आते हैं कि जी स्ट्रेचर नहीं मिलता, व्हील चेयर्स नहीं मिलती हैं, लिफ्ट्स ख़राब रहती हैं, किसी ने मरीज़ को लेकर जाना हो तो प्रॉब्लम रहती है। ये मामलात क्यों हम मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैं लिफ्ट से स्टार्ट कर लूँ। हमारे पास सर्जिकल टावर की लिफ्टें नहीं लगी हैं। हाँ जी। वो तो अल्लाह का शुक्र है। हमारी बाकी जितनी भी लिफ्टें आप वो 1983 की मेक, ठीक, हमारी कोई भी लिफ्ट अल्लाह का शुक्र है, हमारा म्यो में लिफ्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ख़राब होती हैं, हमारा वो रेट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत ही अच्छी कंपनी वहीं मौजूद होती है, अल्लाह का शुक्र हमारी एड्रेस हो जाती है तो लिफ्ट। लेकिन हमारे पास थोड़ी सी HR की कमी, जो अब एक और अच्छी चीज़ जो उस गवर्नमेंट ने की है, जो MTI एक्ट को नाफिज किया है, और इसके जो चेयरमैन है प्रोफेसर महमूद शौकत। अच्छा, मैंने नॉर्मली MTI एक्ट की मुखालफत ही सुनी है, लेकिन आप इसको अच्छी, यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ अब वाइब्स अच्छी आनी शुरू हुई हैं। तो महमूद शौकत चूँकि हमारे अपने प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक्स से जी, प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल हमने काम किया है, वो एक बड़ी अपराइट पर्सनैलिटी है। उन्होंने इस चीज़ को, हर चीज़ को अपने, उनको मालूम है कि क्या फ्लॉज हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि लिफ्टों की और रिप्लेसमेंट, AC की रिप्लेसमेंट। अब मैं ACs के बारे में बता दूं आपको कि फॉर लास्ट 12 ईयर्स या 13 ईयर्स ऑस्टेरिटी नाफिज है AC की खरीद पे, यानी हम नहीं खरीद सकते। ऐसा क्यों? ये गवर्नमेंट ने उस वक्त लगा दिया था। ठीक है। वन ऑफ द अदर रीजन, गवर्नमेंट्स बेहतर समझती हैं, अभी तक परसिस्ट, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमें अलाउ कर दिया है। और मैंने फिर हमने देखिए अल्लाह के नाम पे लोगों से मांगा, मेरी क्लास 85 किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उन्होंने मुझे ओरिएंट कंपनी का शुक्र है, उन्होंने मुझे 18 AC 4 टन के मेरे तमाम ICUs में अल्लाह के फजल से AC लग गए। मैं ये नहीं कह रहा 100%। हम अच्छा पीड्स के हमारे ICU बहुत बुरे हालात थे, वहाँ मैंने दोस्तों से अल्लाह के नाम पे चीज़ें मांगी, वो भी अल्लाह का शुक्र हमारे वहाँ भी लग गए। फिर महमूद शौकत साहब आए हैं तो हमारी पेडियाट्रिक इमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है, कराची बेस्ड NGO वो इसको केटर कर रही है। पेडियाट्रिक सर्जरी वार्ड, बर्न यूनिट, आप आके देखिएगा, कभी तशरीफ लाइए और विजिट कीजिए। एक मिजरी होती है बच्चों की जो जल के आते हैं बेचारे, स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। 100% अल्लाह के फजल से मेडिसिन हम उनको दे रहे हैं। ये भी हमारे फ्रेंड्स ऑफ म्यो हैं, कुछ हमारे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर। इसी तरह वो कैंसर वार्ड को भी नए सिरे से बन रहे हैं। और वज़ीर आला साहब का स्पेशली शुक्रिया कि लीनियर एक्सलेटर जिसकी कीमत 85 करोड़ है, वो भी उन्होंने मंजूर कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीजों को किन बुनियादों पर जो है वो तिब्बी सहूलियात दी जाती हैं? क्या सिचुएशन देखते हुए, डिजीज़ की सिवियरिटी देखते हुए मरीज़ को तरजीह दी जाती है? क्योंकि लोग तो कहते हैं इतना रश होता है कि लाइनों में लग जाते हैं, महीनों इंतजार कराया जाता है ऑपरेशन के लिए। अरे अपने हमारे तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा, चूंकि कोविड की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है पूरे दुनिया का एक डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन हमारी ऐसी लिस्ट नहीं है। सही। हम स्पेशली हमारे जनरल सर्जरी में ले लीजिए,
या हमारे कार्डियोलॉजी वार्ड्स और उनमें ऐसी लिस्ट नहीं है क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी में। कोविड का जिक्र किया तो कोविड के पेशेंट मुझे बताएगा किस तादाद में हैं, उनके लिए इनफ सहूलियात मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर बार बार हम कहते हैं जी एक कैमरा नहीं मिल रहा, तो इस हवाले से बताइएगा तमाम इंतजामात हैं में हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल को एक एजाज़ हासिल है कि ये फोकल हॉस्पिटल कंसिडर किया गया और इसको तमाम सहूलियात और इस चीज़ को डेवलप किया गया। और इस वक्त भी मेरे पास 200 राउंड अबाउट 200 पेशेंट्स हैं, थोड़े से कम है। और अल्लाह का एक फजल है कि हमारे पास 80 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सही। ऑक्सीजन सप्लाई हमारी प्लेंटी है। इससे हम इस तक तो हम बड़ी अच्छी तरह अल्लाह का शुक्र केटर कर रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट जो पंजाब है, स्पेशली मैडम यास्मीन राशिद सेक्रेटरी, इस चीज़ में तो रात 3 बजे हमें जगह, मेडिसिन की कोई अल्लाह का शॉर्टेज नहीं। एक्टेमरा मेयो हॉस्पिटल की हद तक अल्लाह का शुक्र है कोई शॉर्टेज नहीं है। सही। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हम शायद लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, कुछ हमारा रवैया भी उसमें करता है, तो हमारी जितनी भी मेहनत होती है वो रायगाह चली जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे 1-2 वाक़यात हुए कि हम भागते रहे, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला मदद फरमाता है, हम काम करते जा रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा नेगेटिव एक चीज़ डेवलप होती है जिससे हम सारा फिर जीरो पे या नेगेटिव में चले जाते हैं। सही। तो कोविड का जहाँ तक ताल्लुक है, टोटल कितने मरीज हैं इस वक्त हमारे पास 185 मौजूद हैं, जिसमें से 75 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। और इस वक्त वेंटिलेटर जो पेशेंट है राउंड अबाउट 60 के करीब वेंटिलेटर्स। हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में टेस्टिंग की सहूलत है, लोग आके मुफ्त टेस्ट करा सकते हैं। मुकम्मल अल्लाह का शुक्र करवा रहे हैं जी। आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और आप अगर तशरीफ आइए, मेरी जो लैब है अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने एजाज़ दिया है, अल्लाह के बंदे ने लेवल 3 के स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाई, वो इमरजेंसी को केटर कर रहा है। उसके बाद पीड्स वार्ड की लैब को इंशाल्लाह वो वैक्सीनेशन लोग करा सकते हैं। वैक्सीनेशन 24 आवर्स, ये इस गवर्नमेंट का एक प्राइड है, जो मैं ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट को कोई उसकी कर रहा हूँ खुशामद, ये 24 आवर्स हमारी जितना आप खुश नजर आ रहे हैं, मैंने तो अभी तक लोगों को जो है वो गमो गुस्सा ही करते देखा है कि डॉक्टर साहिबा ताउन नहीं करती हैं, लेकिन मेयो हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से कुछ मैं सर्विसेज में रहा। उससे पहले जब फर्स्ट में सर्विसेज में था, मैं आपको बता रहा हूँ 3 बजे मैडम यास्मीन कई तो वजीर आला सब डायरेक्ट हो जाया करते थे। डॉक्टर साहब कोई कमी तो नहीं, इस तरह कोई प्रॉब्लम आ रही मुझे पता चला है वो है तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैडम रोब दबदबा इतना, हमारी टीचर भी है ना और हमारी मेंटोर भी और फिर हमारी लीडर भी थी, तो मैडम के सामने तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि वहाँ बात कर सके। और अल्लाह का शुक्र है मैडम 3 बजे पूछती है कोई मसला हो मुझे बताते, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मुझे मैसेज कर दो, मैडम उसी को पढ़ती है। डिस्पाइट इलनेस अल्लाह ताला ने उनको उस तकलीफ से निकाला, अल्लाह सब को इस तरह निकाले, तकलीफों से बचाए। और जहाँ तक वैक्सीनेशन है 24 आवर्स हमारे खुले, फाइजर भी लग रही है गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के तहत। ठीक है, जो गवर्नमेंट हमें जाहिर वी हैव टू लोगों के लिए। अब हमने आउटडोर में जी कोशिश की, हमने वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट रखी हुई है, ओपीडी में भी, इंडोर में भी और इमरजेंसी के बाद कि आइए फॉरन इमरजेंसी, वहाँ पे लोग बदतमीजी कर जाते हैं कि नहीं लगवाना। कुछ हमारे ऐसे मिथ बन गए कि वैक्सीनेशन से अवॉइड करिए कौन, अब ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। अब आते हैं लोग किसी का, अब मैं आपको 185 पेशेंट्स में अगर डाटा दूँ तो ओनली 15 पेशेंट्स आर फुली वैक्सीनेटेड, ओनली 15, रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर नॉन वैक्सीनेटेड। तो आप अंदाजा अब वो जाहिर है, अब जो 15 अल्लाह का शुक्र उनमें से बड़ी माइन्यूट रेशो है जो सीरियस हुई है, वरना हाई फ्लो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही। तो ये वैक्सीनेशन की वजह से है कि आप काफ़ी हद तक जो है महफूज भी रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोंगो वायरस का भी मुश्तबा मरीज आया। अब ये जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, खैर इतनी है आपको हम इन्फॉर्म तो इस बारे में करते रहते हैं, इसकी एहतियात क्या है, किस तरह से अस्पतालों में इस लेके इंतजामात किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कल पेश आने वाला वाक़या जो टॉर्चर सेल के हवाले से हमने आपसे खबर भी शेयर की थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जी वो अच्छी खासी डाइट करते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, लेकिन फेशियल फैट जिसको कहा जाता है जी, बहुत ज़्यादा गालें बाहर निकले होना, डबल चिन होना लोगों के लिए हमेशा मसला रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से योगा से, एक्सरसाइज से, थोड़ी सी डाइट भी कंट्रोल करके इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। सुलाफे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। सुलाफे, वो हमारी हमेशा सिचुएशन रहती है, वक्त का मुकाबला सख्त, और जो लोग अपने आप को पतला करना चाहते हैं, जो लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, फेशियल फैट कम करना चाहते हैं, वो भी कहते हैं कम वक्त में जबरदस्ती चीजें हों। तो आज क्या बताने वाली है? जी, सबसे पहले तो एक प्रेशर पॉइंट होगा जो आपकी स्किन को यूथफुल रखेगा, यानी जिनको फेशियल फैट का इशू भी है वो उसको भी सॉल्व करेगा। आपने यहाँ पर हाथ इस तरह से रखना है अपना 30 सेकंड या 1 मिनट तक 2 से 3 दफा।
सेकंड पॉइंट आपका होता है जो आपके टेम्पल्स या आपकी ब्राउ का एंड होता है। हाँ। उस पर आप इससे, इस फिंगर से या जिसमें प्रेशर कम होता है रिंग फिंगर से इसको प्रेस करके रख सकते हैं कुछ देर के लिए। कितना हाँ, आपने कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है, 1 मिनट, बहुत जोर से नहीं करना। जब पेन स्टार्ट हो जाए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको तो हल्का सा पुश करना होता है कि आपको फील हो कि एक आपने सटल प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दिया है, दर्द ना हो जहाँ पर, तो वो उसकी पहचान हो क्या प्रेशर पॉइंट काम कर रहा है। अब इसके अलावा जब हम एक्सरसाइजेस पे आते हैं कि आपका फेशियल फैट कम हो, डबल चिन साथ ही साथ जिसकी शिकायत ज़्यादातर लोगों को रहती है, वो किस तरह कम होगा ये कि आप अपने मैट पर आएंगे और आपने पहली चीज़ जो करनी है वो होगा फिश पोज। हाँ। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपने अपनी पोजीशन ले ली, यानी कि आप अपनी लेग्स को रिलैक्स करेंगे, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन ढूंढेंगे। पोजीशन ढूंढने के बाद आपने ये करना है। सही। अब ये बिल्कुल इसको इसकी वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से फिश पोज कहते हैं, बिकॉज आप बिल्कुल फिश की तरह होते हो। अगर किसी के लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं, हाँ। जैसे मैं इसीलिए ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जिनका वेट रिड्यूस हो चुका होता है, फेशियल फैट रहता है, हाँ। ठीक है। अगर बिगेनर है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने अपना एक हाथ यहाँ रखा, इसकी मदद से आपने अपने फेस को लिफ्ट करना है यहाँ पर और इस तरह से। अब इसी तरह डाउनवर्ड्स। अब अच्छा, बड़े पुरसकून अंदाज में कर रही हैं लोग, बड़ी जल्दी जल्दी में। अब जल्दी एक्चुअली होगा तो आपकी ये चीज एंगेज नहीं हो सकेगी जहाँ पे फैट स्टोर्ड है। अब सेम इसी तरह हम तो ये पोजीशन नॉर्मल करते हैं, बट आपने हल्का सा स्लाइड से इसको ऊपर करना है। जब आप ऊपर करोगे आपको यहाँ पे स्ट्रेन फील होगा। हाँ। इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, जिससे हम च्युइंगम चबाते हैं या कोई चीज चबाते हैं, राइट। आपने फेस ऊपर किया और आपने च्यू करना है इस तरह से। यहाँ जब आप ये कर रहे होगे 30 सेकेंड के लिए, तो आपको यहाँ फील होगा एक स्ट्रेन आ रहा है और आपको वो एक पेन स्टार्ट होगी जो आप एक्सरसाइज के बाद आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होता है। हाँ। यानी कि आपकी चीज इंगेज होना शुरू हो गई है। इसके अलावा जो लोग जो चाहते हैं कि इनको अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ये टाइमिंग बता दें कितनी होनी चाहिए, आपको कितनी दफा ये प्रैक्टिस करनी है दिन में? जो भी चीजें बताई जाती हैं उनको तकरीबन आपने 30 सेकंड तक एक दफा में रिपीट आप करें, 2 से 3 दफा कर सकते हैं। यानी 30 सेकंड आपने 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक आपने इस चीज को दोहराया, आप इस चीज में रहे। हाँ। उसके बाद रिलीज एंड 2 से 3 दफा आप इसको बार बार एक चीज को दोहरा रहे हैं। अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है कि ये भी थोड़ी सी टफ चीज है, तो वो तमाम लोग जो कहते हैं कि चिजल्ड चीक्स भी हो, यानी कि चीक्स आपकी हाई चीक बोन जिनको हाँ। कहते हैं वो हो, तो एक हम सेल्फी बनाते हैं, पाउट बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा बनाना है, उसे फिश पाउट कहते हैं, वो इस तरह से होगा। ये ठीक है। ये चीज जब आप करते जाओगे ना, आपको फील होगा कि ये इस यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है और वो आपका पॉइंट है एक्चुअली जो आपको करना है। एक चीज होती है जो आप अपने आप को आईने में देख के करें तो लॉफ्टर थेरेपी भी होगी, वो ये होगा कि आपको हवा भरनी है और उसको शिफ्ट करना है, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर, और आपने 30 सेकंड तक एक साइड पर रखना है, 30 सेकंड दरमियान, 30 सेकंड दिस साइड, राइट। अब आते हैं हम ब्रिज पोज पर, कि अब वो तमाम लोग जो कहेंगे कि फिर भी हमें कोई एक्सरसाइज मैट पर बताई जाए। अब आपने क्या करना है, इसमें आप आ गए यहाँ पर, आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, पाँव बिल्कुल पास इसलिए करने कि आपका ये एरिया थोड़ा सा पास हो आपकी नेक के। आपने हाथ यहाँ रख लिए, अपनी बॉडी को रेज किया, 30 सेकंड तक होल्ड करने के बाद आप रिलैक्स और दोबारा इस पोजीशन में आ सकते हैं। बड़ा स्मूथली और आराम से नीचे गई हैं। लोगों के लिए 30 सेकंड के बाद एकदम से अब इसका भी ऑल्टरनेट होगा। अब वो तमाम लोग जो इस चीज को भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो क्या करेंगे, सिंपल आपने रिलैक्स हुए, आप जान नहीं छूटनी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको उसका ऑल्टरनेट भी आएगा। मैं कहती हूँ एक्सरसाइज जरूर करें। आपने क्या किया, यहाँ आराम से आपने स्पाइनल ट्विस्ट किया, यानी अगर आप यहाँ लेग रखोगे मुश्किल हो जाएगा। आपने यहाँ लेग रखते हुए आराम से नीज को लॉक नहीं करना, यानी थोड़ा सा ऊपर रखें और यहाँ देखेंगे अपने शोल्डर की सीध में, ठीक। अब अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है कि ये आपसे टर्न नहीं किया जा रहा, आपने क्या करना है, अपने हाथ पीछे रखें, हाथ पीछे रखने के बाद अपनी नेक को थोड़ा सा पीछे ले गए, लेकिन रोल योर शोल्डर्स बैक, कि आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो, कोई इंजरी ना हो इसमें होल्ड करते हुए यहाँ पर, और आप वापस भी स्लोली आएंगे। जब भी ये अब बहुत आसान है, ये तो मेरे ख्याल से आसान है, ये आसान है बिल्कुल। जब भी कोई चीज आप अपनी नेक से रेलेवेंट कर रहे होते हैं, अब मूवमेंट को आपको बहुत जेंटल रखना होगा। आप वापस आएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो सकती है, तो इसलिए आपने स्लोली वापस आना है। अब फिर उसके बाद अगर इस सब में से कोई और चीज मुश्किल लग रही है, तो आपने ये करना है कि इसमें पर्स लिप्स की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, यानी कि आपने अगर जिस तरह हम कैट एंड काउ में सांस भरते हैं, वापस आए तो पर्स लिप्स यानी इस तरह से करते हुए सांस को बाहर निकाल देना है। जब आप सांस इस तरह से लेंगे, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपका फेशियल फैट कम होने की तरफ आएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सही। और इससे ये होगा कि जब आप अपनी बैक को आर्च देकर इनहेल करते हैं, इसको उठाते हैं,
तो आपकी डबल चिन, आपका जो स्टमक का जो रीजन है वो भी इंगेज हो जाता है और आपको फील भी होता है, एक स्ट्रेच सा फील भी होती है। और होता ही है कि जब आप अपनी बैक को बार बार आर्च में लेके जाते हैं, आपके पोस्चर का इशू भी सॉल्व होता है, बिकॉज डबल चिन ज्यादातर उन लोगों को भी इशू होता है जिनका पोस्चर थोड़ा सा खराब होता है। तो इसमें एक तो आपको ख्याल रखना होगा, दूसरा एज फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैं साथ इसीलिए स्पाइनल कोई ना कोई चीज बता देती हूँ, स्पाइनल ट्विस्ट या इस तरह से इसको आर्च में लेके जाना, बिकॉज आप इस चीज पर जाओगे तो योगा कर रहे हो आप तो एंटाई एजिंग की तरफ भी जाओगे, तो फेस पर वो चीज उस तरह से नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ रोटेशन होती है जो हाफ होती है। आपने ये किया, रोटेट एंड देन वापस, इसी तरह से अप एंड डाउन। अगर मजीद इस चीज को बढ़ाना चाह रहे हो तो आप फिर कोबरा पर आ जाएंगे, लेकिन कोबरा में इसमें वेरिएशन होगी। वो इस तरह से अगर हमारे पास टाइम है तो मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि आप इसमें ये होगा कि आप कोबरा में कैसे आओगे। वो तमाम लोग जो बिगिनर्स हैं और कोबरा स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, वही फिर बात की जान नहीं छूटेगी। आपने क्या किया, आप या तो नीज पर आएंगे अपनी, या आप बिल्कुल जिस तरह प्लैंक में आते हैं, प्लैंक में आके आपने यहाँ एल्बोज पर अब खुद को सिर्फ आर्च देनी है, यानी इस तरह वापस आ गए, या बेबी कोबरा यानी इस तरीके से हल्की सी आर्च देनी है खुद को और नेक को पीछे। और कितनी देर आपको स्टे करना है? आपको 5 ब्रेथ्स का वेट करना है, यानी 5 सांस तक आपने खुद को रोक के रखना है इसमें। ठीक है। और जैसे ही 5 सांस आप ले लें, उसके बाद अपनी पोजीशन में नीचे आ जाएं, फिर से 2 से 3 दफा आप दोबारा उठेंगे, फिर 5 सांस लेके बिल्कुल नीचे। और वो तमाम लोग जो इससे भी आसान चीज चाहते हैं, डाइजेशन का इशू भी सॉल्व हो, फेशियल फैट भी, स्पाइनल ट्विस्ट भी हो, आपने क्या करना है, यहाँ हाथ रखे इस तरीके से और यहाँ। अब होता है से कि जितने तमाम वो पोज जिससे आप या तो पीछे जाते हैं या फॉरवर्ड बेंड होता है, एंटी एजिंग तो होती है, आपकी सर्कुलेशन ब्लड की ठीक हो जाती है। ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो फैट है वो खुद ही रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो क्या एक्सरसाइजेज है ऐसी जो आपको इस चीज में यानी आपकी जो फैट को रिड्यूस करने की तरफ आएंगी। वो तमाम लोग जो घर पर है, या तो जॉगिंग प्लेस हो सकता है। अब इसमें ये होता है आपका ये फेस मूव करेगा, आप देखोगे बिल्कुल। अब जैसे हार्ट रेट ऊपर जाएगा, आप यहाँ से स्वेट भी करोगे। याद रखें, जब भी आप पंचेस भी कर रहे हो, आपने सांस सही प्रेशर से निकालना है बाहर, यानी कि आप इनहेल करते हो और साथ ही इसको सांस को निकाले। ये छोटी छोटी चीजें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये चीजें इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करते हैं, इसीलिए उस तरह से इफेक्टिव नहीं होता। एक तो आपने जॉगिंग प्लेस किया, अब स्किपिंग, जिनके पास स्किपिंग रोप नहीं है, तो जाहिर होता है क्या करें, आपने क्या करना है, सिर्फ खुद को इमेजिन करवाना है एक रोप, या तो बिल्कुल जंप करेंगे, अगर जंप नहीं कर सकते इस तरीके से सही, या नॉर्मल आप अपनी हाई नी कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, सिर्फ नमक, मैं बार बार बोल रही हूँ, बस नमक खाना कम कर दें, आपको फेशियल फैट का भी इशू सॉल्व होगा, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कार्डियक जो भी इससे रेलेवेंट आपको इश्यूज है वो सॉल्व होंगे, और वेट सबसे पहले आप स्केल पर देखेंगे वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। नमक और चीनी से अगर आप हाथ रोक लें तो सही, तो वो एक चीज है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी सोशल मीडिया पर भी सुना है, ये टिप्स देते हैं, च्युइंगम अगर आप मुसलसल खाते रहे तो फेशियल फैट कम हो जाता है। आपके बिल्कुल, आप कोई चीज च्यू कर रहे हो तो इसीलिए मैंने च्यू करने का ऑप्शन दे दिया खाली, बिकॉज च्युइंगम आपके स्टमक को, आपकी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। डोंट गो फॉर इट। सही, तो इसके लिए अच्छा ये एक्सरसाइजेज आपने बता दी हैं, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि रूटीन में आपको कितनी देर बाद रूटीन में आप अपनी शामिल इसलिए कर लें कि इसमें से कोई से भी 2 से 3 एक्सरसाइजेज आप अपनी लाइफ में शामिल करें रात को सोने से पहले। ठीक है। और सुबह उठ के। चलें जी, ये वो चीजें हैं सलाफे ने आपको बता दी, अब आप लोगों ने इसको रूटीन का हिस्सा बनाना है। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त चीजें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे और रिजल्ट्स में हमेशा कहती हूँ शेयर करें, ताकि हम सलाफे को बताएं उनकी मेहनत किस तरह से रंग लेकर आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।